हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि लाइट ही हमारे पास नहीं था, इसलिए तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पेपर का कटिंग है और ये हम कहें कि हमारा जो सेशन है उसमें खास विशेषता जो है वो न्यूज़पेपर का है, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल। और अभी आज का जो हम करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट जो है वो बिहार का भी मैटर मिलेगा। तो देखिए क्या कहता है। कहता है बिहार को मिला प्रतिष्ठित रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। किसको मिला? तो बिहार को मिला प्रतिष्ठित कौन सा? तो रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। कहता है कि बिहार को प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा मिला है? तो रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इसको। किसको? तो बिहार को मिला। ठीक है, यही से याद रखिएगा, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किस मंदिर के कॉरिडोर की तरह, यानी कि तरह कहें या तर्ज की पे कहें, या किस तर्ज पे या किस तरह बनाई जाएगी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बनारस कॉरिडोर की तर्ज पे है। कौन सा? बनारस कॉरिडोर के तर्ज पे है और इसी तर्ज पे आपको महाबोधि मंदिर का जो कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। तो इसका डिस्कशन थोड़ा देख लीजिए। कहता है बनारस की काशी, कौन सा? तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बनाई जाएगी। किसकी तरह बनाई जाएगी? तो बनारस के काशी कॉरिडोर की तरह बनाई जाएगी। और ये देखिए 72.90 यानी कि 72.90 एकड़ ज़मीन पर इसका कॉरिडोर क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। एक चीज़ और भी देखते हैं। कहता है कि लाल गुलाबी व पीले पत्थरों से बनाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, लाल गुलाबी और पीले पत्थरों से बनाई जाएगी। और ये मंगाया कहाँ जाएगा? तो ये देखिए राजस्थान से मंगाया जाएगा। कहाँ से? ये पत्थर राजस्थान से लाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा महाबोधि मंदिर के चारों ओर जो निरंजना नदी का जो तटीय क्षेत्र का जो सौंदर्यीकरण है, इसी का सौंदर्यीकरण और भी मतलब बेहतर ढंग से बनाया जाएगा। देखिए महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के ज्ञान की जगह पर स्थित है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के ज्ञान की जगह पर स्थित है। और ये सबसे बड़ी बात है कि 2002 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या किया गया? मान्यता दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर जो उसका है कॉरिडोर के ही तरह बिहार का महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए तो इसमें लाल गुलाबी और पीले पत्थरों से बनाई जाएगी जो राजस्थान से मंगाया जाएगा। ठीक है, और ये देखिए महाबोधि मंदिर के जो चारों निरंजना नदियों के तटीय क्षेत्र का जो है इसमें सबसे ज़्यादा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि यह महाबोधि मंदिर जो है भगवान बुद्ध के ज्ञान की जगह पर स्थित है और इसे 2002 में यूनेस्को की धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कठिन और भी है। देखिए कहता है कि इस चालान से राजस्व जुटाने में बिहार कितने स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे। अब देखिए अगर बाइक लेकर के आप जाते हैं तो पूरे पटना में एक कंट्रोल किया जाएगा। अगर मानते कि कोई गलत तरीके से आप कर रहे हैं तो चालान ऐसे भी आपके मतलब एसएमएस के माध्यम से या आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसमें कोई पुलिस वाला आपको रोक के नहीं कहेगा कि आपने गलत किया है। तो इस स्थान को लेकर के देखा जाए तो ई चालान के मामले में क्या हो जाएगा? बिहार का 5वां स्थान आता है। उसके पहले 4 राज्यों को देखें। कहता है कि देश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान क्या होगा? 5वां हो जाएगा। तो पहला कौन हो जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद कौन होगा? 5वां ये राज्य होगा। कौन? बिहार हो जाएगा 5वां ई चालान के मामले में। अब समझिए कि बाइक चलाने वाले, गाड़ी चलाने वालों को और सतर्क होकर के पूरा रूल और रेगुलेशन के अनुसार उनको क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। इस मामले में ई चालान के मामले में ये 5वां हो जाता है बिहार हमारा। इसके पहले अगर बात कर दिया तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और क्या होगा? हरियाणा और महाराष्ट्र का स्थान आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए संसद में नीतीश कुमार, ये पुस्तक का नाम है संसद में नीतीश कुमार। क्या नाम है? ये संसद में नीतीश कुमार, ये पुस्तक का नाम है संसद में नीतीश कुमार का लोकार्पण मतलब कल होगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या कहता है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य एवं समाज विज्ञानी कौन? जगन्नाथ नारायण
सिंह यादव, जगन्नाथ नारायण सिंह यादव द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया, इस पुस्तक का संपादन किया गया। ठीक है, और ये देखिए विजय कुमार चौधरी क्या करेंगे, इसका विजय कुमार चौधरी क्या करेंगे, इसको तो इसका लोकार्पण करेंगे। ठीक है, विजय कुमार चौधरी इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे और पुस्तक का नाम क्या है, तो संसद में नीतीश कुमार। पुस्तक का नाम है संसद में नीतीश कुमार। इसको लिखा किसने, तो देखिए जग नारायण सिंह यादव ने लिखा। ठीक है, जग नारायण सिंह यादव ने लिखा। इसका लोकार्पण विजय कुमार चौधरी करेंगे। ठीक है, और ये पुस्तक का नाम है संसद में नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। कहता है कि बिहार उच्च न्यायालय, यानी कि बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, तो बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात कर दिया है तो देखिए कृष्णन विनोद चंद्रन को बनाया गया। किसको बनाया गया, तो कृष्णन विनोद चंद्रन को बनाया गया। ठीक है, अब ये देखिए इसका थोड़ा डिस्कशन देख लीजिए। कहता है कि कृष्णन विनोद चंद्रन जो है ये 44वें क्या हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे हाई कोर्ट के। ठीक है, और ये इसके पहले कहाँ थे, तो केरल के न्यायाधीश थे। और बात कर दिया जाए अगर कि इनका शपथ मतलब किसने मतलब दिलवाई, शपथ की अगर बात कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो शपथ इनके राज्यपाल हो जाते हैं, जिसका नाम है मतलब राज्यपाल हो जाएंगे। और राज्यपाल का अगर नाम देखा जाए तो देखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। क्या नाम हो जाता है, राजेंद्र, लिख लेते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे, इनका नाम हो जाता है आर्लेकर। और इन्हीं ने क्या किया था, ये हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको शपथ दिलवाई थी। ठीक है, और अगर बात कर दिया जाए तो आर्लेकर जो अभी राजेंद्र विश्वनाथ जो आर्लेकर अभी हमारे भारत मतलब बिहार के जो राज्यपाल बने हैं वो गोवा के विधायक और मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, ये गोवा के विधायक और मंत्री भी रहे हैं। अगर बात कर दें हम लोग इससे पहले हमारे बिहार का राज्यपाल कौन थे, तो फागू चौहान थे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, फागू चौहान हो जाएंगे। और देखिए कहता है कि आज़ादी के बाद प्रथम मतलब समझिए कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो देखिए पंडित लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे, लक्ष्मीकांत झा, यानी कि पंडित लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे आज़ादी के बाद। जो प्रथम जब मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है पंडित लक्ष्मीकांत झा। और बात करते कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो देखिएगा रेखा मनोहर लाल दोहसित, रेखा मनोहर लाल दोषित हो जाएंगे। ठीक है, दोषित हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कृष्णन विनोद चंद्रन जो है ये 44वां हमारे बिहार के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और इनका शपथ दिलवाया हमारे बिहार के राज्यपाल ने, जिनका नाम है विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो गोवा के विधायक और मंत्री थे। ठीक है, इससे पहले की अगर राज्यपाल की बात कर दिए तो फागू चौहान हो जाएंगे। और देखिए पहला आज़ादी के बाद यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा बने। ठीक है, और पहली महिला अगर मुख्य न्यायाधीश की बात कर दिया जाता तो कौन हो जाएंगे, तो रेखा मनोहर लाल दोषित हो जाएंगे। और देखिए कहता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया, तो 1916 में हुआ था पटना हाई कोर्ट का। और विश्वविद्यालय की बात अगर कर दी जाए तो 1917 में हो जाता है। और देखिए सबसे पुराना हाई कोर्ट की अगर बात कर दी जाए तो कौन हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, और भारत में कुल हाई कोर्टों की अगर संख्या देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाता है इसका संख्या। ठीक है, 25 संख्या हो जाता है। ओके, चलिए अगला हम लोग करते हैं। देखिए कहता है कि डेनमार्क में कुरान एवं अन्य धार्मिक कृतियों को जलाना अवैध बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, तो डेनमार्क में। डेनमार्क के लोग बड़ा इंटेलिजेंट है, इसलिए कुछ भी वो लोग कर देते हैं। तो इसलिए वहाँ की सरकार ने कहा कि डेनमार्क में कुरान एवं अन्य धार्मिक कृतियों को जलाना अवैध बनाया जाएगा। ठीक है, ये फैसला लिया किसने, तो डेनमार्क की सरकार ने। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि IIT बॉम्बे ने लगाई छात्रों से जाति अंक पूछने पर रोक। ठीक है, ये इसलिए किया गया ताकि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए गाइडलाइन ये जारी किया गया है। ठीक है, ये गाइडलाइन जारी किया गया है। और कहाँ पे, तो IIT बॉम्बे में लगाई है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने
नए सत्र से छात्रों के बीच जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया है। 2023-24 की भेदभाव विरोधी इस गाइडलाइन में छात्रों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने साथी छात्रों से उनकी जाति न पूछे। ठीक है। और ये देखिए 29 जुलाई को जारी इन दिशा निर्देशों में दूसरे छात्रों से उनकी जेईई की रैंकिंग और गेट को स्कोर पूछने से भी मना किया गया है, क्योंकि रैंकिंग और स्कोर से भी जाति का पता लगाया जा सकता है। और इसीलिए बम्बे क्या किया, बम्बे जो आईआईटी जो बम्बे है इस चीज़ पे रोक लगाई है, एक नई गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए हाल ही में किसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका नाम है बबीता गुप्ता। बबीता गुप्ता इनका नाम है और ये रहने वाले कहाँ के, तो मुजफ्फरपुर के हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कहता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है राष्ट्रपति के द्वारा, देखिएगा इन दोनों को मिला, गायत्री कुमारी को मिला और नाजिया परवीन को मिला। गायत्री कुमारी और नाजिया परवीन को मिला। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इनको मिला। ठीक है, इनको मिला राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहता है कि यह जो है मतलब कौन सा, तो ये देखिए कहता है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है 2023 जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया बबीता कुमारी को, तो बबीता कुमारी की अगर बात कर दिया तो मुजफ्फरपुर के हैं, सीहो गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, सीहो गांव की रहने वाली हैं। और एक चीज़ और देखिए, जो प्लास्टिक अपशिष्ट है उसी को सजावटी उत्पादकों के रूप में क्या कर दिया उन्होंने, परिवर्तित कर दिया। कहीं ना कहीं उसका निस्तारण का एक प्रक्रिया ढूंढ लिया और इन्होंने यानी कि महिलाओं को प्रेरित भी किया और प्रशिक्षित भी करने का काम कर रही है। कौन, बबीता देवी। ठीक है, तो बबीता कुमारी को मतलब ये जो हैं इनको ये पुरस्कार आपको दिया गया। चलिए अगला हम लोग देखें। कहता है कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस पटना और किसके साथ शुरू किया गया, पटना और किन के बीच में ये शुरू हुआ, तो बात कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ठीक है, ये रांची हो जाता है। पटना और रांची के बीच में पहला वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलाई जा रही है। और देखिए सप्ताह में ये 6 दिन चलेगा। ठीक है, सप्ताह में ये 6 दिन चलेगा। और कहता है कि भारतीय रेलवे ने लगभग 400 ट्रेन चलाने की योजना पर क्या कर रही है, काम कर रही है। 400 मतलब ट्रेन पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 वंदे भारत ट्रेन बिहार से गुजरेगी। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। ठीक है, 27 जून 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई कहाँ से, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि बिहार के किस योजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, किसको किया गया, तो बिहार का कौन ऐसा योजना है जिसको क्या, तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, वो आपका हो जाएगा जल जीवन हरियाली योजना। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना। देखिए किसानों को सरकार द्वारा लगभग 75,500 सब्सिडी के तौर पर आर्थिक मदद मिलेगी। ठीक है, जैसे माने कि कोई कुआं बनाना चाहता है, कोई पोखर बनाना चाहता है, सिंचाई के क्षेत्र में काम करना चाहता है। ठीक है, तो उनके लिए सरकार कितना देगी, 75,500 का सब्सिडी देगी, जो आर्थिक तौर पर उन्हें मदद मिलेगा। और बात कर दी जाए कि इसका शुरुआत कब किया गया, तो 9 अगस्त 2019 को इसका शुरुआत किया गया जल जीवन हरियाली योजना का। अगर वर्तमान में बात कर दिया जाए, वर्तमान में जल जीवन हरियाली योजना में बक्सर का प्रथम स्थान है, शीर्ष पर है। बक्सर का क्या है, शीर्ष पर स्थान है, बक्सर का स्थान प्रथम है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे बिहार राज्य का नया महाधिवक्ता बनाया गया। ठीक है, महाधिवक्ता बनाया गया, अभी हाल ही में बनाया गया है कि किसे बिहार राज्य का पहला महाधिवक्ता बनाया गया। तो यहाँ पे देखिए इनका नाम है प्रशांत किशोर शाही। इनका नाम क्या हो जाएगा, प्रशांत किशोर शाही नाम हो जाता है इनका। ठीक है, इनका नाम होता है प्रशांत किशोर शाही। इनका थोड़ा सा देख लीजिए डिस्कशन। कहते हैं कि ललित किशोर का जो स्थान है, ललित किशोर का, इन्हीं के स्थान पे इनको बनाया गया है। और देखिएगा आर्टिकल 165 में इसका वर्णन किया गया है महाधिवक्ता का। और महाधिवक्ता ये होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगर इसे हटाने की बात कर दिया जाए, या तो ये खुद त्यागपत्र दे देंगे राज्यपाल को, नहीं तो राज्यपाल जब चाहे इसे हटा सकता है। ठीक है, और दूसरा बार कहा जाता है कि नीतीश सरकार के समय में ही
मतलब ये दूसरी बार ये महाधिवक्ता बने हैं। इसके पहले की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा, इसके पहले 2005 से 10 में ये महाधिवक्ता थे यहाँ पे, ठीक है, हो गया। तो ये देखिए ललित किशोर के स्थान पे ये बने हैं, शाही बने हैं, और आर्टिकल 165 कहता है में इसका वर्णन किया गया है। अगर इसे चाहे तो राज्यपाल जब चाहे तब हटा सकते हैं, नहीं तो आप ये होता है कि राज्यपाल को आप त्यागपत्र देकर हट सकते हैं। और बात किया जाए कि ये दूसरी बार बने हैं, ठीक है, और पहली बार कब बने तो 2005 से 10 में ये यहाँ पे महाधिवक्ता थे। चलिए यहाँ देखते हैं, कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में एक विधान सभा भवन का उद्घाटन किया? किसने? तो ओम बिरला ने। ओम बिरला ने भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा असम का। क्या हो जाएगा? असम का ये हो जाता है, ठीक है। असम राज्य विधानमंडल का इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। चलिए 8वां देखते हैं, कहता है कि किस देश ने हाल ही में खुद को रूबेला मुक्त होने की घोषणा किया? रूबेला मुक्त होने की घोषणा किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, रूबेला की अगर बात कर दी जाए तो यह जो है वायरस जनित रोग है। यह वायरस जनित रोग है। यह खांसने और छींकने से बीमारी होता है, ठीक है। यह खांसने और छींकने से बीमारी होता है। अगर बात कर दिया है कि सबसे ज़्यादा यह बीमारी किस में होता है तो बच्चों में होता है, युवा में हो जाता है, और वयस्कों में यह सबसे ज़्यादा मतलब समझिए कि पाया जाता है। अगर बात कर दिया जाए इसके पहले, तो देखिएगा इसके पहले श्रीलंका के द्वारा और मालदीव के द्वारा मतलब रूबेला मुक्त घोषित किया गया था। देखिए श्रीलंका और मालदीव के द्वारा क्या किया गया था? इसको रूबेला मुक्त घोषित किया गया। ऐसे में भारत सरकार 2030 के अंत तक क्या किया है? इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। इसको ख़त्म करने का क्या किया है? लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कठिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिला। कहता है कि प्रेम विवाह के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य करने पर विचार किया जाएगा। ये कहा? तो देखिएगा गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल ने कहा कि उनकी सरकार यह अध्ययन करेगी कि क्या प्रेम विवाह के लिए माता पिता की अनुमति को अनिवार्य बनाने का प्रावधान संवैधानिक सीमा में रहकर किया जा सकता है। पटेल ने यह टिप्पणी पटीदार समुदाय द्वारा, किसके? तो पटीदार समुदाय द्वारा प्रेम विवाह के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य बनाने की मांग के जवाब में की गई है। बताइए, ये भी मतलब ये किया जा रहा है। अब लड़कियों और लड़कों के बीच में जो 18 साल के बाद भी ये अधिकार उनसे भी धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि आग से मोजावे राष्ट्रीय संरक्षण स्थल जो है वो तबाह हो गया। देखिए आग से पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा मोजावे राष्ट्रीय संरक्षण स्थल है और कहाँ का है जो तबाह हो गया, उसमें आग बहुत ज़्यादा लगी। तो देखिएगा अमेरिका का है। ये कहाँ का है? तो अमेरिका का है। मोजावे नेशनल प्रिजर्व्स में लगी आग बेकाबू हो रही है, ठीक है। लगभग 70,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैली आग ने सब कुछ जलाकर क्या कर दिया? राख कर दिया। कैलिफोर्निया से नेवादा राज्य तक आग कहर बन चुकी है। अमेरिका का यह राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र है जो मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। यह बड़ी संख्या में जोशुआ का पेड़ है जिन्हें आग से भारी नुकसान पहुंचा है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कि पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों व कर्मियों ने ट्रैवल फॉर लाइफ की ली शपथ, ठीक है। किसका? तो यहाँ पे एक बार देखिए, पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों ने ट्रैवल फॉर लाइफ की ली शपथ। तो यहाँ पे देखिए कहता है कार्यक्रम में सभी ने यह शपथ ली कि वे एक पर्यावरण हित ऐसी जीवन शैली अपनाते हुए पर्यटन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही किसी भी स्थान की अपनी यात्रा के दौरान एक ही बार प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक का उपयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। क्या क्या आप कभी नहीं करेंगे। और एक चीज़ और भी देखिए, कहता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तरीके से काम करेंगे और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करते हुए पर्यटन सेवाओं और वन्य प्राणी संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु ट्रैवल फॉर लाइफ के थीम पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से विस्तृत गाइडलाइन भी राज्यों को दी गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर्यटन विभाग के पदाधिकारी व कर्मियों ने ट्रैवल फॉर लाइफ की ली शपथ। इससे आप ज़रूर पेपर पढ़ा करिए। पेपर में बहुत सारा मटेरियल मिलता है, बहुत सारा करंट अफेयर्स है जो मिलेगा। और देखिए क्या कहता है नेक्स्ट। कहता है कि राज्यपाल ने किया सुबोध नंदन की चौथी पुस्तक का नाम क्या है? देखिए बिहार के पर्व त्योहार और खान पान।
ये इनके पुस्तक का नाम है, किसका? तो देखिएगा, सुबोध नंदन की चौथी पुस्तक है जिसका नाम है बिहार के पर्व त्योहार और खान पान। ठीक है, पर्व त्योहार और खान पान। यहाँ पे देखा था तो राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोमवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकार व लेखन सुबोध कुमार नंदन की चौथी पुस्तक बिहार के पर्व त्योहार खान पान का लोकार्पण किया। इस पुस्तक के प्रकाशन प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली ने किया है। ठीक है, तो चौथी पुस्तक का नाम क्या है? तो पूछा जा सकता है किनका पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा? सुबोध नंदन की चौथी पुस्तक का नाम है बिहार के पर्व त्योहार और खान पान। ठीक है, याद रखिएगा। कहा जाता है लोकार्पण किसने किया? तो बिहार के राज्यपाल ने किया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में मिला रहस्यमय, क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया मिला रहस्यमय टुकड़ा पीएसएलवी का मलबा। ये देखिए पीएसएलवी का मलबा आपको दिख रहा है। ठीक है, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में मिला रहस्यमय टुकड़ा चंद्रयान 3 नहीं बल्कि पीएसएलवी का मलबा है। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने इसका खुलासा किया है। एजेंसी के मुताबिक यह टुकड़ा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मलबा है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। और ये देखिए क्या कहता है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, इसरो के साथ मिलकर कर रहे हैं मलबे को सुरक्षित रखने की व्यवस्था। ठीक है, कहता है कि 2 मीटर चौड़ा 2 मीटर ऊंचा है हिस्सा। समुद्र किनारे मिला पीएसएलवी का यह हिस्सा 2 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा है। इसकी वजह से इसे रॉकेट का तीसरा चरण बताया जा रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष यान के बूस्टर और इसके कुछ हिस्सों को आम जनजीवन की सुरक्षा के लिए समुद्र में फेंक दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि चीन में, देखिए चीन में एक तूफान आया था जिससे बहुत भारी जानमाल की क्षति हुई है, भयंकर तरीके से वहाँ पे बढ़ा गया था। चीन में डोक्सुरी तूफान से, कौन सा? डोक्सुरी तूफान। पूछा जाता है डोक्सुरी तूफान कहाँ पे आया था, बहुत सारे कंट्री का नाम दे देगा उसमें, आप चीन आंसर मारिएगा। चीन में आया था डोक्सुरी तूफान। देखिए कहता है कि उत्तरी चीन के कुछ हिस्सों में घातक तूफान डोक्सुरी का तांडव देखने को मिला। अचानक आई बाढ़ में भारी भरकम वाहन भी खिलौनों की तरह बह गए। इस तूफान से अब तक 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है, 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और ये तूफान का नाम क्या है? तो डोक्सुरी तूफान। ये कहाँ पे आया था? तो चीन में आया था। देखिए 30,000 से अधिक लोगों को निकाला, हज़ारों घर बहे, बीजिंग सहित कई प्रांतों में अलर्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, और ये देखिए फुजियाना में 6,333 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि क्या हुआ? प्रभावित हो गया। ठीक है, ये तूफान कहाँ पे आया? तो उत्तरी चीन के हिस्सों में आया। और ये कहाँ पे? तो चीन में आया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में सेना ने टेंगा घाटी में क्या किया? अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। क्या किया है? अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए कहता है टोंगा घाटी, भारतीय सेना ने पश्चिम कामेंग जिला प्रशासन के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश की टोंगा घाटी में, टेंगा घाटी अगर पूछा भाई जाए कि भाई टेंगा घाटी कहाँ पे है, तो टेंगा घाटी सीधे आप बोलेगा अरुणाचल प्रदेश में। टेंगा घाटी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत सरकार की अमृत सरोवर परियोजना के तहत यह पहल की गई। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप अमृत सरोवर परियोजना वर्षा जल संचयन और सामुदायिक विकास पर केंद्रित है। वर्षा जल के संरक्षण के उद्देश्य से यह परियोजना क्षेत्र के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह भूमिका क्या करेगी? भूमिका निभाएगी। ठीक है, यह भूमिका निभाएगी। तो ये होता है, इतना ही है, मतलब समझिए कि यहाँ तक सेशन समाप्त होता है। ठीक है, ये हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और खूब पढ़िए। अभी टाइम बिल्कुल नहीं है और तुरंत भी हम ये समझिए कि क्या बोलते हैं, जो MCQ जो है करंट अफेयर्स का, उसको थोड़ा सा ज़्यादा हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।